हेलो स्टूडेंट, की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु संबंधी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अफ्रीका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु संबंधी वनस्पति में भी हमने देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप चूंकि एक विशाल क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, इसलिए विशाल क्षेत्रफल वाला महाद्वीप होने के कारण वहां पर भी जलवायु संबंधी विविधताएं अत्यधिक थी और उनका प्रभाव वहां की प्राकृतिक वनस्पति पर स्पष्ट रूप से दिखाई हमने देखा जब हमने उसके बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जलवायु संबंधी विविधताएं हैं, ये किन कारणों से यहाँ उत्पन्न हुई है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विशाल क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधताओं के कारण अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु दशाएं विविधतापूर्ण है। तो यहाँ पर दो कारण उभर कर हमारे सामने आते हैं। पहला तो है विशाल क्षेत्रफल और दूसरा कारण है यहाँ की भौगोलिक विविधताएं। इन दोनों कारणों से अफ्रीका महाद्वीप की जो जलवायु विशेषताएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, वो विविधतापूर्ण है, उनमें विविधता देखने को मिलती है। विशाल क्षेत्रफल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और भौगोलिक विविधताएं हैं। यहाँ पर मरुस्थल से लेकर के ऊंचे पर्वत तक पाए जाते हैं, मैदानी भाग भी हैं, पठारी भाग भी हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ की जलवायु दशाओं को प्रभावित करते हैं। उच्चावच जलवायु दशाओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो यहाँ दशाओं से लेकर के और पर्वतीय भागों तक की जो शीतोष्ण जलवायु है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इन सभी चीजों पर यहाँ की जो भौतिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, इसका विस्तार, उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ की जलवायु दशाओं के बारे में पढ़ने जब हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पाए जाने वाले तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे कि तापमान संबंधी विशेषताएं यहाँ पर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तापमान से। नंबर 1 जलवायु संबंधी विशेषताओं में पहला यहाँ पर आएगा हमारे तापमान। तापमान संबंधी विशेषताएं हैं वो जनवरी और जुलाई की हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये दो मुख्य महीने होते हैं जहाँ जबकि मौसम विभाग भी इन दोनों महीनों को प्रधानता देता है जलवायु संबंधी विशेषताओं को दर्शाने के लिए। जनवरी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तापमान होता है वो सबसे अधिक सहारा मरुस्थल में सबसे अधिक तापमान जो जनवरी में जो तापमान है वो सारा मरुस्थल में अधिक देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो तापमान है वो सारा मरुस्थल का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अन्य भागों में जो औसत तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को हमें मिलता है। सहारा मरुस्थल का तापमान इस समय कम होने का कारण ये है कि रेत है, और जो रेत है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। तो शीघ्र मरुस्थलीय भागों में जो शीतकाल का तापमान है वो सामान्य तौर पर कम रहता है और पठारी तथा पठारी भागों का तापमान अधिक रहता है। तो इसी कारण से सारा मरुस्थल का जो तापमान है इस समय 16 डिग्री सेंटीग्रेड और अन्य भागों में 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जुलाई में इसका उल्टा होता है। जुलाई में सहारा मरुस्थल जो है सबसे उष्ण रहता है, क्योंकि वापस जो रेत है जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। तो सहारा जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में सहारा मरुस्थल सबसे अधिक गर्म रहता है। यहाँ पर दोपहर का जो तापमान है वो 49 डिग्री तक पहुँच जाता है, 49 डिग्री तक यहाँ का तापमान ग्रीष्म काल में पहुँच जाता है। तो उष्ण मरुस्थलीय भाग है सहारा, तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान होता है और शीतकाल में यहाँ पर तापमान न्यून होता है। तो यहाँ तापांतर अधिक है। वैसे भी हम पढ़ते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापांतर अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट भी हो रहा है। देखिए जनवरी में 16 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हम देख रहे हैं। जनवरी का जो तापमान है वो कितना है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जुलाई का जो तापमान है वो यहाँ पर 49 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो तापांतर बहुत अधिक है, 16 और 49 यहाँ पर हम देख सकते हैं। लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान का है वो वेरिएशन यहाँ पर चल रहा है। इसी जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में उत्तरी अफ्रीका में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। और जुलाई में गिनी की खाड़ी हिंद महासागर से आने वाली हवाएं वर्षा प्रदान करती है। जुलाई के महीने में यानी ग्रीष्म काल का लगभग ये समय होता है।
सूर्य के उत्तरायण रहने का, तो उस समय जो स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है और जलीय भाग ठंडा रहता है। तो जलीय भाग से स्थल भाग की ओर हवाएं चलने लगती है। तो गिनी की खाड़ी से और हिंद महासागर से जो हवाएं आती है वो यहाँ पर चलती है और यहाँ पर आकर के वर्षा प्रदान करती है। गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ये पश्चिमी तट है, और हिंद महासागर से जो हवाएं आती है वो इसके पूर्वी तट से आने वाली हवाएं हैं। तो ये सभी चूंकि महासागरों से आती है और महासागरों से आने के कारण ये आर्द्र होती है और आर्द्र होने के कारण ये यहाँ पर वर्षा प्रदान करती है। तो ये तापमान संबंधी विशेषताएं यहाँ पर हमें देखने को मिली। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्ष के प्रत्येक महीने सूर्य किसी न किसी भाग पर लगभग सीधा चमकता है। यदि ग्रीष्म ऋतु होगी तो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, क्योंकि वो भी जो वो रेखा है वो भी यहाँ पर गुजरती है। इसी प्रकार से यदि मकर रेखा पर शीतकाल में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरने के कारण यहाँ पर जो है सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो स्थिति है, कभी न प्रत्येक वर्ष तीनों स्थितियों में ही, चाहे वो कर्क अयनांत हो, चाहे मकर अयनांत हो, चाहे विषुव हो, तीनों स्थितियों में यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, और ये मकर रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा। तो ये आपकी हो गई आपके 21 जून, सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है, सभी आपको मैंने बताया था। 21 जून ये हो गई आपके 22 दिसंबर वाली स्थिति, शीतकाल में सूर्य दक्षिण भाग में सीधा चमकता है, और ये 21 मार्च, और ये हो गई आपके 23 सितंबर वाली दशा। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष के हर लगभग पूरे वर्ष सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा चमक रहा है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी अफ्रीका में सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। शीतकाल में ये आप देख रहे हैं कि मकर रेखा पर सीधा चमकता है, और 21 मार्च 23 दिसंबर को जो विषुव की स्थिति होती है तो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर तो वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती ही है। तो ग्रीष्मकाल में जो हवाएं होती है वो स्थल भाग से जलीय भाग की ओर इस तरह से चलती है, गिनी की खाड़ी से होकर के इस तरह से हवाएं चलती है। तो ये जो हवाएं होती है ये सागर तट से आती है तो वर्षा करती है। ये पश्चिमी तट वाला सिनेरियो है, पश्चिमी तट वाला हिस्सा है। पूर्वी तट पर भी इसी प्रकार की स्थिति होती है, हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं जो कि अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग पर वर्षा करती है। तो ये पूर्वी तट की स्थिति हो गई यहाँ पर। तो इस प्रकार से तापमान का वेरिएशन होने के कारण ग्रीष्मकाल में स्थल भाग पर, यानी जो सहारा मरुस्थल है, ये आसपास का जो क्षेत्र, इस पर तापमान कम हो जाता है, लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है, और जो सागरीय भाग है वो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र बन जाते हैं, और वहाँ से हवाएं स्थल भाग की ओर, जलीय भाग से स्थल भाग की ओर चलती है, जो कि वर्षा प्रदान करती है। शीतकाल में इसकी स्थिति उल्टी हो जाती है, और स्थलीय भागों पर वायुदाब अधिक हो जाता है और जलीय भागों पर वायुदाब कम रहता है। तो हवाओं की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि जो उच्च वायुदाब था वो जलीय भागों पर था और स्थलीय भागों पर न्यून वायुदाब था ग्रीष्मकाल में। शीतकाल में स्थिति उल्टी हो जाती है, शीतकाल में स्थल भागों पर हो जाता है उच्च वायुदाब और जलीय भागों पर हो जाता है निम्न वायुदाब। तो हवाएं स्थलीय भागों से यहाँ पर उल्टी, उनकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है, स्थल भागों से जलीय भागों की ओर चलने लगती है। तो ये तापमान के साथ साथ पवनों की स्थिति भी यहाँ पर बदलती रहती है। अब हम देखते हैं पवनें। अभी आपको मैंने बताया था शीतकाल में हवाएं अफ्रीका के उत्तरी भाग से दक्षिण की ओर चला करती हैं। अभी हमने डिस्कस किया था उत्तरी भाग से दक्षिण की ओर क्यों चलती है, क्योंकि उत्तरी भाग पर वायुदाब अधिक होता है और दक्षिण भाग की ओर जल है, तो जल की ओर वायुदाब कम है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से, यानी उत्तरी भाग से जल भाग की ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अक्टूबर से जनवरी तक उष्ण एवं शुष्क उत्तरी पूर्वी वायु हरमट्टन यहाँ की एक स्थानीय हवा है,
जो कि सहारा मरुस्थल से आती है और शुष्क होती है, ये गिनी तट तक आती है। गिनी का तट है वहां तक ये हवा आती है, तो इसे डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर की संज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि जब हर मट्टन गिनी के तट पर आती है तो ये वहाँ की जो आर्द्रता है, तटीय भाग की जो आर्द्रता है उसे समाप्त कर देती है शुष्क पवन होने के कारण। तो आर्द्रता खत्म हो जाती है और जो चिपचिपा मौसम बना रहता है, बदबूदार चिपचिपा मौसम, जहाँ कई बार देखते हैं बारिश अचानक से कई दिनों बाद बारिश होती है तो चिपचिपा उमस भरा मौसम हो जाता है। तो चूंकि गिनी तट पर इस प्रकार का मौसम बना रहता है समुद्र तटीय भाग होने के कारण, तो जब हरमाटन वहां पर चलती है, सहारा मरुस्थल से शुष्क होती है, शुष्क होने के कारण ये गर्म होती है और गर्म होने की वजह से जब गिनी तट पर आती है तो वहां की आर्द्रता को समाप्त कर देती है, तो हवा जो मौसम होता है शुष्क हो जाता है, आर्द्रता समाप्त हो जाती है। तो आर्द्रता की वजह से जो कीड़े मकोड़े बीमारियां होती है वो भी, ये जब पवन आती है तो ये वो सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आर्द्र प्रदेशों में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो जो मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, बुखार वगैरह समाप्त हो जाती है वायु शुष्क हो जाने के कारण। तो इसी कारण से डॉक्टर पवन की संज्ञा दी जाती है। कई बार प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? हरमाटन अफ्रीका में चलती है, उत्तरी अफ्रीका से दक्षिण की ओर चलती है, इसे डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से एक गर्म हवा और है सिराको। यह सिराको भी सहारा मरुस्थल से प्रारंभ होकर के उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका पर बहती है। तो दो गर्म हवाएं यहाँ पर हमने देखी, एक तो गई हरमट्टन, नंबर एक जो गर्म हवा है वो कौन सी है? हरमट्टन है, और दूसरी है सिराको। ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग पर वायुदाब कम हो जाने से गिनी की खाड़ी हिंद महासागर से हवाएं चलती है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर वर्षा करती है। हमने देखा था स्थल भाग पर वायुदाब कम हो जाता है और ये गिनी की खाड़ी वह हिंद महासागर से चलती है और स्थल भाग पर वर्षा करती है। शीतकाल में इसकी स्थिति विपरीत हो जाती है। शीतकाल में स्थिति क्या हो जाती है इसके विपरीत? अभी हमने देखा था मानचित्र में, विपरीत यानी कि स्थल भाग पर तो हो जाता है उच्च वायुदाब और जलीय भागों में होता है न्यून वायुदाब। तो हवाएं स्थल भाग से जलीय भागों की ओर चलती जो कि शुष्क होती है। एक और चीज यहाँ पर है कि यहाँ के भूमध्य सागरीय भागों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। पछुआ पवन यानी कि जब जो वायुदाब की जो पेटियां हैं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है शीतकाल में, तो ये जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं वो इन पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं और वहां पर पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है। एक तो इसका जो उत्तरी भाग है जो कि भूमध्य सागरीय तट का है, वहां पर वर्षा होती है शीतकाल में, और दूसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहां पर भी शीतकाल में वर्षा होती है, क्योंकि ये वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरित होने के कारण पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए वहां पर वर्षा होती है। अब हम देखते हैं अफ्रीका में वर्षा का वितरण। अफ्रीका में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कांगो बेसिन, गिनी तट, तंजानिया के पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और मालागासी में होती है। तो अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी तट है, दक्षिणी पूर्वी तट है, दोनों तटों पर अत्यधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का औसत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि गिनी तट पर यानी पश्चिमी तट पर भी जो हवाएं हैं वो स्थल भाग से जल भाग से स्थल भाग की ओर आती है, और पूर्वी तट पर भी हवाएं जल भाग से स्थल भाग की ओर आती है। तो इसी कारण से जो गिनी तट है, तंजानिया के पूर्वी भाग है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और मालागासी में वर्षा होती है। कांगो बेसिन में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? क्योंकि जो कांगो बेसिन है ये भूमध्य रेखीय भाग में आता है, और भूमध्य रेखीय भाग में आने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, तो इसी कारण से यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है कांगो बेसिन में। तो अधिक वर्षा वाले भाग कौन कौन से हो गए? कांगो बेसिन, गिनी तट, तंजानिया के पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका पूर्वी तट और मालागासी मेडागास्कर में। इसी प्रकार से सहारा और जो कालाहारी मरुस्थल हैं इन भागों में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है सहारा और एक है कालाहारी, दोनों 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं। शेष अफ्रीका में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अंकित की जाती है। यानी कि जो पठारी, अधिकांश तो पठारी और नदी बेसिन का जो हिस्सा बचता है, किस किस को छोड़ करके? पश्चिमी, पूर्वी तट और कांगो बेसिन को और मरुस्थलों को छोड़ करके जो हिस्सा अफ्रीका में बचता है, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी तट पर तो वर्षा हो गई कितनी? 200 सेंटीमीटर, और सहारा कालाहारी मरुस्थलों में हो गई 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो हिस्सा बचा वहां पर वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ का पठारी भाग आ गया और नदी बेसिन सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीनों स्थितियां देखी, तापमान, पवने और वर्षा।
देखिए अब हम कुछ यहाँ की स्थानीय पवनें देख लेते हैं। जो पवनें ग्रीष्म काल में चलती है वो तो इस तरह से चलती है। ये ये गिनी तट है, ये गिनी की खाड़ी कहलाती है। गिनी की खाड़ी वाला हिस्सा है और ये है इसका पूर्वी तट, ये इधर हिंद महासागर आ जाता है। तो ग्रीष्म काल में चूंकि स्थल भाग पर निम्न वायुदाब रहता है और जलीय भागों पर उच्च वायुदाब रहता है। तो ग्रीष्म काल में हवाएं हवाएं इस तरह से चलती हैं गिनी की खाड़ी के तट के सारे सारे। तो यहाँ पर भी वर्षा होती है और इधर भी, यहाँ मेडागास्कर और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होती है। ये तो हो गया ग्रीष्म काल की स्थिति है। ये कौन से काल की स्थिति है? ग्रीष्म काल। अब हम देखते हैं शीतकाल की स्थिति। ये तो हमने ग्रीष्म काल की स्थिति देखी, अब हम शीतकाल की स्थिति को यहाँ पर अध्ययन करते हैं। शीतकाल में स्थिति इसकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उल्टी स्थिति का मतलब क्या है कि जो शीतकाल है उसमें स्थल भाग पर वायुदाब उच्च हो जाता है और जलीय भाग पर वायुदाब कम हो जाता है। तो शीतकाल की स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। स्थल भागों पर उच्च और जलीय भागों पर न्यून वायुदाब बन जाता है। तो हवाएं स्थल भागों से जलीय भागों की ओर चलने लगती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति हो गई? शीतकाल की स्थिति हो गई। अब एक चीज आपको और मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा शीतकाल में होती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन कौन से हैं हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा शीतकाल में होती है। पहला तो ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में ये जो पूरा का पूरा ऊपर भूमध्य सागर है ये, और दूसरा ये वाला क्षेत्र, इन दोनों भागों में वर्षा शीतकाल में होती है क्योंकि ये शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। पछुआ पवनों का प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में देखने को हमें मिलता है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। पछुआ पवन ने अपना प्रभाव इन दोनों क्षेत्र पर, भूमध्य सागर का तटीय भाग और दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी हिस्से में अपना प्रभाव डालती है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय पवनें भी यहाँ पर चला करती हैं। अभी आपको ने दो पवनों के बारे में चर्चा की थी, सिराको और हरमाटन। तो सिराको और हरमाटन जो पवन है ये देखिए, ये दोनों सहारा मरुस्थल से चलती है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। तो एक तो है ये हरमाटन क्योंकि सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की तरफ चलती है, तो ये शुष्क होती है और गिनी की खाड़ी पर समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण तो यहाँ का जो तापमान है वो आर्द्रता लिए में हुआ रहता है। तो आर्द्रता समाप्त हो जाती है, इसलिए से यहाँ पर गिनी की खाड़ी में से डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है। सिराको और खमसिन ये उत्तर की ओर चलती है, भूमध्य सागर की ओर। तो सिराको और खमसिन सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और हरमट्टन सहारा मरुस्थल से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली हवा है। सिराको और खमसिन सहारा मरुस्थल से उत्तर उत्तर पश्चिम, और जो हरमट्टन है वो सहारा मरुस्थल से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। एक और हवा है वो है हबूब, ये स्थानीय गर्म हवा है, यहीं पर चलती है। एक है बर्ग जो कि कालाहारी मरुस्थल की हवा है। ये सब गर्म हवा है, उष्ण पवनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवन यानी स्थान विशेष पर ये पवनें चलती है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा पवनों के बारे में। ये सारी की सारी स्थानीय पवनें हैं जो कि दक्षिणी अफ्रीका की जलवायु पर प्रभाव डालती है।